रिवीजन करवाना है, रिवीजन आज। ये तो है। चलिए ठीक है, रिवीजन टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। और सबसे पहला विषय हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो बेसिकली सबसे पहला टॉपिक ही आता है, हार्डवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो भौतिक अवस्था में है, मतलब जिन्हें छुआ जा सकता है, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। हिंदी में मायने ये है। और इंग्लिश में है, द ऑल फिजिकल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो भौतिक अवस्था में है, जिन्हें छुआ जा सकता है, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। थोड़ा वॉल्यूम अप कर दो, आवाज आ रही है क्लियर? ऐसा है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स द ऑल फिजिकल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो भौतिक अवस्था में है, मतलब जिन्हें छुआ जा सकता है, वे हार्डवेयर कहलाते हैं। इंक्लूडिंग मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, हार्ड ड्राइव और बहुत सारे अन्य कंपोनेंट जो कंप्यूटर में भौतिक अवस्था में लगे होते हैं, वे सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। अगला है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो स्पर्शगम्य होते हैं, मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकते। जैसे आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी नजर आ रहा है, आप इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो नॉन नॉन टैंजिबल कंडीशन में होते हैं, मतलब जो स्पर्शगम्य होते हैं, मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं मुख्य रूप से। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और इसका एग्जांपल विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है। मतलब बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी लैंग्वेज और कंप्यूटर के लैंग्वेज के बीच में ट्रांसलेटर जैसा कार्य करता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होती है, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर की जो लैंग्वेज होती है, दैट इज द बाइनरी। बाइनरी में दो ऐसा डिजिट इंक्लूड होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन ही पॉसिबल है। इसीलिए कंप्यूटर के डेफिनेशन में बताया गया कि कंप्यूटर एक गणितीय डिवाइस है। कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। तो बेसिकली विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर यू कैनॉट ऑपरेट योर कंप्यूटर, because your system software always help to you to operate your hardware parts basically। जबकि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट की लैंग्वेज बाइनरी है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंग्लिश को बाइनरी में, बाइनरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे आप कोई भी अपनी गतिविधि कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप डालो, आप अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल करो, तो आप जाहिर सी बात है फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। आप कोरल ड्रॉ डालिए, तो ये फ्लैक्स डिजाइनिंग वगैरह का काम आप कोरल ड्रॉ पे कर सकते हैं। टैली, जितने भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं कंपनीज में, वो टैली पे होता है। एमएस ऑफिस सबको फेमिलियर है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब का एक्टिविटी आपको करनी है तो आपको एमएस ऑफिस डालनी है। फेसबुक से सारे फेमिलियर हैं, व्हाट्सएप से सारे फेमिलियर हैं। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिनसे आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर में, मुख्य रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड मोड में आते हैं। मतलब इनको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, डाल सकते हैं। जैसे एंटीवायरस, विंडोज के साथ डिफेंडर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड आता है, बट आप इसको अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बाय डिफॉल्ट आता है, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बाय डिफॉल्ट आता है, कंपेरिजन टूल्स, कंप्रेशन टूल्स बाय डिफॉल्ट आते हैं, बैकअप यूटिलिटीज भी डिफॉल्ट आती हैं। कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ यूटिलिटीज बाय डिफॉल्ट आती हैं, और कुछ यूटिलिटीज आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एंटीवायरस वगैरह आप बाहर से परचेज करके डाल सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके डाल सकते हैं। विंडोज के साथ आता है बाय डिफॉल्ट, विंडोज डिफेंडर आता है। बट विंडोज डिफेंडर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में पर्याप्त नहीं है, तो आप बाहर से एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं इजिली। तो कहने का मतलब कंप्यूटर में मुख्य रूप से तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं करेगा। और जब कंप्यूटर ऑपरेट करने लगे तो आप अपने काम काम से संबंधित जो भी आप काम करना चाहते हैं कंप्यूटर में, उससे संबंधित आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो तो आपको FLV प्लेयर, VLC मीडिया और MX प्लेयर, तमाम तरीके का आपको प्लेयर रिक्वायर्ड होंगे जो आपको वीडियो को चलाएंगे। यदि आप गाने सुन रहे हैं तो MP3 प्लेयर्स आपको रिक्वायर्ड होगा, है ना।
इसी तरीके से MS ऑफिस, टैली, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल क्रोम, ब्राउजर्स जितने भी है सब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड मोड में आते हैं, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के ये सारे सॉफ्टवेयर है जिनके बेहाफ पे आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अगला है इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जैसा कि हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि कंप्यूटर एक डंप मशीन होता है। कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करेगा, साफ साफ लिखा हुआ भी है। एज वी नो वेरी वेल आवर कंप्यूटर इज अ डंप मशीन। इट मीन्स अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन। मतलब कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के कोई कार्य नहीं करेगा। मेरा लाख इच्छा है कि मैं अगली अगली स्लाइड पे चला जाऊं, पर नहीं जा सकता तब तक जब तक माउस से क्लिक न कर दूं या कीबोर्ड से एरो के बटन न प्रेस कर दूं या एंटर न प्रेस कर दूं, तब तक ये अगली स्लाइड पर नहीं ले जाएगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैंने ये स्लाइड पढ़ा लिया, मुझे अगली स्लाइड पर चलना है, बट ये तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं इधर एंटर या माउस की क्लिक ना कर दूं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर आपकी इच्छा शक्ति के आधार पर काम नहीं करेगा जब तक उसे इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। तो जिन डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रदान करते हैं, मतलब नीचे वाले पैराग्राफ पे देखिए, थ्रू विच डिवाइस वी गिव द सिग्नल, जिस डिवाइस के द्वारा हम सिग्नल या संकेत देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मुख्य रूप से इसका उदाहरण कीबोर्ड और माउस आता है, और स्कैनर और जॉयस्टिक भी इसके उदाहरण माने जाते हैं। मुख्य रूप से हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। क्लियर टू एवरीवन? इनपुट डिवाइस। सर जब आपने इनपुट दिया होगा तो उस पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल का आउटपुट जरूर आएगा। जैसे कंप्यूटर में आपने विंडो बार आर दबाया है तो बाय बेशक आपके कंप्यूटर में रन खुलेगा। यदि आपने विंडो बार ई दबाया है तो सिस्टम में आपके दिस पीसी ओपन होगा। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ माउस पॉइंटर को मूव करा रहा हूँ तो ये आपको माउस पॉइंटर मूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इनपुट दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। तो कंप्यूटर में जिस किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल या संकेत के लिए आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, प्रोसेस करने के बाद सिस्टम उसका रिजल्ट जरूर देता है। तो क्या लिखा गया है? आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर दैट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर टू द यूजर। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई जानकारी को यूजर तक पहुंचाने या यूजर के सामने उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए जो डिवाइस जिम्मेदार मानी जाती है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है, थ्रू दिस डिवाइस वी रिसीव द रिजल्ट्स। जिस डिवाइस के द्वारा हम रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं, और वह रिजल्ट जो कि सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है, खास करके आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो जिस डिवाइस पर हमें रिजल्ट प्राप्त हो, मुख्य रूप से वो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होती है। उदाहरण क्या है? मॉनिटर, स्क्रीन, जो आपके सामने स्क्रीन लगी है, आउटपुट डिवाइस का सबसे प्राइम और बेहतरीन उदाहरण माना जाता है ये स्क्रीन। उसके बाद प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लैपटॉप के अंदर से गाने बज रहे, नहीं, मदरबोर्ड के बाहर स्पीकर लगे हुए हैं। कभी भी मदरबोर्ड के अंदर से आवाज नहीं आती, आवाज हमेशा इसकी स्पीकर से आती है, और स्पीकर हमेशा मदरबोर्ड के बाहर लगे होंगे। है लैपटॉप के भीतर ही पर मदरबोर्ड से बाहर लगे हैं। तो सिग्नल आउटपुट आके तब स्पीकर की तरफ जाता है सिग्नल, तब वहां गाने बजते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस डिवाइस के द्वारा आप रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वे रिजल्ट जो कि सीपीयू के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। सीपीयू का मतलब क्या है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी आईसी लगी होती है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, और इसी पर्टिकुलर सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर सारे एक्शंस परफॉर्मेंस देता है। तो मुख्य रूप से जिन डिवाइसेस के द्वारा हम रिजल्ट प्राप्त करें उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल क्या क्या है? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे आउटपुट के उदाहरण। क्लियर है? सर। चलो आगे बढ़ो। अगला है आईपीएस स्ट्रक्चर। हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए हमारा कंप्यूटर 4 विधाओं में कार्य करता है, या फिर हमारा कंप्यूटर 4 स्टेप्स 4 स्टेप्स में कार्य करता है। जिसे हम सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करते हैं, वो इनपुट आउटपुट के लिए जाता है। आप कौन ज्वाइन कर रहा भाई बीच में, मिड में? पहले ज्वाइन किया करो यार। इनपुट डिवाइस मतलब जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में कुछ भी करने वाले होंगे, सबसे पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट आपके प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस का मतलब एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीपीयू सारे डिसीजंस मेकिंग निर्णय लेता है, उसके बाद फिर आपके कंप्यूटर के लिए आउटपुट प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर चलने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला इनपुट हम देते हैं, वो इनपुट प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट आता है। और यदि हमें चाहिए कि भविष्य में हम अपना डेटा स्टोर कर लें
तो हम स्टोरेज की तरफ अपना डेटा मूव कर देते हैं। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर चलने के 4 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में सबसे पहला इनपुट, दूसरे नंबर पर आता है प्रोसेस, तीसरे नंबर पे आउटपुट और चौथे नंबर पे स्टोरेज आता है। इन्हीं को बोलते हैं आईपीओएस स्ट्रक्चर। तो आईपीओएस स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। देयर आर 4 कॉमन स्टेप्स परफॉर्म ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। मुख्य रूप से कंप्यूटर चलते समय ये 4 मुख्य स्टेप्स परफॉर्मेंस देते हैं, जिनके नाम है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। क्लियर टू एवरीवन? सर। यहां पर हमारी स्लाइड होती है खत्म, पहला टॉपिक रिवाइज हो। नाउ आई एम जस्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सबको स्लाइड दिख रही है? सर। अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर। जैसा कि हमें अच्छी तरीके से पता है, कंप्यूटर एक गणितीय डिवाइस माना जाता है। तो पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, द कंप्यूटर अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर एक गणितीय डिवाइस है। रीजन बीइंग, कंप्यूटर की भाषा जो है दैट इज अ बाइनरी, और बाइनरी हैविंग 2 डिजिट्स 0 एंड 1। और 0 और 1 के बीच में क्या हो सकता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक जोड़, गुणा, घटाना, भाग, यही हो सकता है। इसलिए कंप्यूटर को गणितीय डिवाइस माना गया है। दैट इज मेड अप ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलकर बना होता है। मतलब कंप्यूटर के भीतर जितने भी उपकरण लगे होते हैं वे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, चूंकि वो सारे डीसी वोल्टेज से चलने वाले उपकरण होते हैं। तो कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से मिलकर बना होता है जो डीसी वोल्टेज से चलते हैं, और डीसी वोल्टेज से चलने वाले उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एंड दैट ऑल फंक्शंस टुगेदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश सम यूजफुल टास्क। कंप्यूटर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, कंप्यूटर के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा तो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए। मतलब कंप्यूटर के द्वारा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस दी जाएगी तो उसमें सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट ज्वाइंट वेंचर में परफॉर्मेंस देके तब यूजर की किसी भी गतिविधि को पूरा करेंगे, चाहे वो गाने बजाना हो, चाहे मूवी देखनी हो, चाहे टाइपिंग करना हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी करनी हो। तो ये रही पर्सनल कंप्यूटर की डेफिनेशन। अ पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस that is made up of many distinct electronic components and that all functions together in order to accomplish some useful task. Clear to everyone? सर। कंप्यूटर हमारा बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, द फर्स्ट वन इज इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंप्यूटर। यदि आप एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, सो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू, आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि एक कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर में लगने वाले कंपोनेंट्स के नाम बताइए आप, तो आप क्या बताएंगे? आप यही 9 कंपोनेंट्स के नाम ले देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ पीसी केस। कौन है ये JP11? कौन है यार? प्लीज जस्ट डोंट डू दिस। आराम से बैठो, तसल्ली से सुनो, ठीक है? तो यदि आपको कंप्यूटर बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ पीसी केस, एक खाली डिब्बा। सेकंड वन इज पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर में पावर देगा सारे कंपोनेंट्स को। मदरबोर्ड, प्रोसेसर मीन सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, आपको सीपीयू चाहिए होगा। आपको रैम चाहिए होंगी, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड ड्राइव या एसएसडी चाहिए होगा जहां डेटा स्टोर होगा आपका। डिस्प्ले डिवाइस चाहिए होंगे। एडेप्टर कार्ड ऑप्शनल है, जरूरी भी है, नहीं भी जरूरी है। आपको लगता है कि जरूरी है तो आप लगा सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं जरूरी है तो नहीं लगेगा। जैसे आपकी लैब में जितने कंप्यूटर लगे हैं किसी में एडेप्टर कार्ड नहीं लगा हुआ है, फिर भी कंप्यूटर पूरी तरीके से चल रहा है। यदि आप गेम खेलने वाले हैं, यदि आप कोई हैवी एक्टिविटीज करने वाले हैं तो आप अपने लेवल पे ग्राफिक कार्ड वगैरह, एडेप्टर कार्ड वगैरह लाके लगा सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो एडेप्टर कार्ड्स हो गए। पोर्ट्स एंड केबल, पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे यदि आप कंप्यूटर परचेज करें तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा और मदरबोर्ड के ऊपर ही पोर्ट्स पाए जाते हैं। और उन पोर्टों से डिवाइस को जोड़ने के लिए केबल्स आपको नीडेड होगी, जैसे पावर केबल, VGA की केबल, ये केबल, वो केबल, तमाम तरीके की वायर रिक्वायर्ड होंगी आपको। तो मुख्य रूप से यदि आपको कंप्यूटर बनाना है तो आपको पीसी केस, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, प्रोसेसर मीन्स CPU, मेमोरी मीन्स रैम, स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स HDD और SSD, डिस्प्ले डिवाइस, एडेप्टर कार्ड्स, पोर्ट्स एंड केबल्स चाहिए होंगी। क्लियर टू एवरीवन? ओके ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज पीसी केस। इफ एनीवन आस्किंग, ये सवाल अक्सर पूछा नहीं जाता है, बट आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है ना। पीसी केस किसे कहते हैं? पीसी केस इज एन enclosure that the houses and protect the computer internal components such as the motherboard, CPU and power supply। मतलब पीसी केस एक खाली मेटल की शीट को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है कि ये घरनुमा बॉक्स बन जाता है। किसका घरनुमा बॉक्स? मदरबोर्ड का, CPU का और पावर सप्लाई का। मतलब इस डिब्बे के अंदर पीसी केस
पीसी केस के अंदर मुख्य रूप से पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं, और मदरबोर्ड के ऊपर ही सीपीयू वगैरह लगा होता है। तो मुख्य रूप से ये डिब्बा स्पेशली मार्केट में बिकता है, और ये अलग से परचेज किया जाता है, और इसी के अंदर कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स फिट किए जाते हैं। तो पीसी केस कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं है, तो पीसी केस को आप ब्रशअप लेंगे आराम से, इसी तरीके से पीसी केस समझ लेंगे, ठीक है ना। तो पीसी केस जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स which is designed by steel, aluminum, plastic, whatever, and it is basically used to protect all the computer internal components like a hard drive, SSD, like a motherboard, like a CPU, RAM, and all these, and power supply also. तो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को जहां पर अंदर फिट किया जाता है प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली, उसे हम पीसी केस कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? सर। रिवीजन टॉपिक है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, पहले तो हमने इसके ऊपर अच्छे से लेक्चर दिए ही है, तो रिवीजन टॉपिक है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं। कोई दिक्कत नहीं है। पीसी केस मुख्य रूप से दो स्टाइल में पाए जाते हैं, टावर केस खड़े नुमा कंप्यूटर और पट्ट नुमा कंप्यूटर, दो तरीके के कंप्यूटर पाए जाते हैं, खास करके कंप्यूटर इन द सेंस, खास करके पीसी केस दो तरीके के होते हैं। टावर केस खड़ी हुई अवस्था में जो आपके लैब में आपके सामने पैरों के पास रखे हुए हैं, ये टावर केसेस हैं। डेस्कटॉप केस पट्ट ऊपर रखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेप में डिजाइन होते हैं, जैसे मिठाई का डिब्बा हो, कुछ इस प्रकार से। तो मुख्य रूप से पीसी केस की दो स्टाइल है, टावर और डेस्कटॉप। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे चलेंगे तो पीसी कॉमशिया के आधार पर पीसी केस को मुख्य रूप से 7 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फुल टावर केस, मिड टावर केस, मिनी टावर केस, मिडी टावर केस, 4 केस तो टावर केस के हैं, एक है डेस्कटॉप, एक है स्लिम लाइन, लास्ट वाला प्रोप्रिएटरी। तो कुछ खास नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फुल टावर केस, प्रत्येक कंप्यूटर केस अपनी साइज और शेप के आधार पर जाना पहचाना जाता है। तो फुल टावर केस की ऊंचाई हमेशा 20 इंच से शुरू होकर 254 इंच तक जाती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पर हमेशा फुल टावर केस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फॉर फुल टावर केस आपके लैब में जो कंप्यूटर रखे हैं ये भी फुल टावर केस ही हैं। तो फुल टावर केस यहां से शुरू होकर लगभग 10 फीट 20 फीट तक की हाइट तक जा सकते हैं। तो बड़े बड़े डेटा सेंटर, मैंने आपको उन दिनों भी बताया था, जैसे फेसबुक के डेटा सेंटर में चले जाओ तो आपके बड़े बड़े कंप्यूटर की चेसिस देखने को मिलेंगी, और उन कंप्यूटर में सारी डिवाइसेस लगी होती है, पर वो कंप्यूटर इतने हैवी होते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चेसिस कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां पे चेसिस कंप्यूटर यूज होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स यूज होते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, वहां फुल टावर केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो फुल टावर केस की ऊंचाई 20 इंच से 254 इंच के बीच हो सकती है, और उसमें मुख्य रूप से 4 स्टोरेज डिवाइसेस लगाने की जगह बनी होती है। क्लियर? सर। लगभग 5 स्टोरेज डिवाइसेस लगाने की जगह बनी होती है मिनिमम। मैक्सिमम तो आप इसके अंदर 200 स्टोरेज लगा दो, मैटर नहीं करता। अब जब 10 फीट की हाइट तक कोई पीसी केस जा रहा है तो उसमें स्टोरेज डिवाइस लगाने की जगह ही जगह बनी है, मैटर नहीं करता। आपके सामने जो कंप्यूटर रखा हुआ है इसमें मिनिमम 5 हार्ड ड्राइव या 5 एसएसडी लगा सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये 20 इंच की हाइट का कंप्यूटर है तो भी 5 स्टोरेज आराम से लग जाएंगे, क्योंकि अंदर से जगह बनी होती है लगाने की। अगला है मिड टावर केस। ये कह रहा है मेरी हाइट जो है 16 से 19 इंच रह गई है, और मेरे अंदर लगभग 3 ड्राइव बेसेस हैं, मतलब 3 स्टोरेज डिवाइसेस अमूमन मेरे कंप्यूटर में लग सकते हैं। तो मुख्य रूप से मिड टावर केस 16 से 19 इंच की हाइट का होता है, और इसके अंदर 3 ड्राइव बेसेस लग सकते हैं, मतलब 3 स्टोरेज डिवाइसेस अमूमन फिट हो सकती हैं। ये जो लाइट वाइट देख रहे हैं आजकल बहुत स्टाइलिश कंप्यूटर आने लगे हैं, जितने भी गेमर वोमर होते हैं वो ये सारे तामझाम अक्सर लगवाते हैं, लाइटिंग वाइटिंग करवाते हैं कंप्यूटर की व्यवस्था के अनुसार। ये लाइट अपने आप में फ्रिक्शंस करती हैं, ब्लिंक करती है ना। तो जितने स्टाइलिस्ट कंप्यूटर, आप हर तरीके के केसेस अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंट केस, ये तो पूरा ग्लास का केस है ये, मतलब अंदर के सारे कंपोनेंट बाहर से ही देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी व्यवस्थाएं आ रही हैं, जैसा आप पैसा लगाएंगे उस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं कंपोनेंट्स। आगे बढ़ते हैं। मिनी टावर केस कहता है मेरी हाइट जो है वो 12 से 15 इंच रह गई है, और मेरे अंदर 1 या 2 ड्राइव बेस आराम से लग सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर केस का इस्तेमाल मार्केट में नहीं होता है मुख्य रूप से, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाता है। पर आज की डेट में कंप्यूटर में बहुत बड़े कंप्यूटर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और छोटे कंप्यूटर से ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो मिनी टावर केस उसमें फिट बैठता है। क्योंकि मदरबोर्ड भी आज के डेट में बहुत छोटे छोटे आने लगे हैं, पहले मदरबोर्ड बहुत हैवी आते थे, तब फुल टावर केस का इस्तेमाल करते थे। अब मदरबोर्ड ही छोटे आ रहे हैं तो उसमें मिनी टावर लग जाए, मिडी टावर लग जाए, कोई सा भी टावर आप केस लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिडी टावर केस की कोई साइज नहीं होती, इसकी साइज कह रहा है कि मिडी टावर और मिनी टावर के बीच की कुछ भी हो सकती है, मतलब ये बीच का मिक्सचर है,
और इसके कोई साइज जो है पहले से फिक्स नहीं है, कॉमर्शियल ने भी इसकी साइज को डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। तो ये मिड टावर और मिनी टावर के बीच की कोई भी साइज हो सकती है, मैटर नहीं करता। वैसे केसेस हमें बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने में नहीं है, डिब्बे पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इनको बस उतने लेवल पे पढ़ना है कि आपको जानकारी रहे। डेस्कटॉप केस ये आज की डेट में अक्सर ये लेटेस्ट कंप्यूटर में आ रहा है। लोग अक्सर डेस्कटॉप केस ज्यादा लाइक कर रहे हैं, छोटे मिनी भी डेस्कटॉप आ रहे हैं और बड़े भी डेस्कटॉप्स आ रहे हैं। तो डेस्कटॉप केस कुछ इस प्रकार से पट अवस्था में रहता है। तो डेस्कटॉप, डेस्क मतलब बेंच, टॉप मतलब ऊपर, बेंच के ऊपर रख के चलाए जाने वाले कंप्यूटर, तो उन्हें डेस्कटॉप बोलते हैं मुख्य रूप से। और इनकी जो फाइव 5 to 7 इंचेस इनकी थिकनेस होती है, मोटाई, हाइट। इनकी हाइट 5 से 7 इंच होती है और इसके अंदर 2-3 ड्राइव बेस आराम से लगा सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्पैटिबल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ज्यादा थोड़ा स्टाइलिस्ट बना होता है, इसलिए ज्यादा लोग लाइक करते हैं, कंपनीज में ज्यादा पसंद किया जाता है। इस वजह से अक्सर डेस्कटॉप केस का भी इस्तेमाल है। बट जहां पे सर्वर कंप्यूटर की बात होगी, जहां पे हैवी इफिशियंसी कंप्यूटर्स की बात होगी, वहां पे फुल टावर केस ही हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा और खास करके टावर केस इस्तेमाल में लिया जाएगा। अगला है स्लिम लाइन, इसका कोई यूज नहीं, आगे चलते हैं। प्रोप्रिएटरी केस, जितने भी ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर होते हैं, कंप्यूटर दो प्रकार के मार्केट में उपलब्ध है। एक नॉन ब्रांडेड, असेंबल्ड कंप्यूटर। असेंबल्ड कंप्यूटर ब्रांडेड कंप्यूटर से काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी ब्रांडेड कंप्यूटर, जैसे आपके सामने ये पिक्चर जो लगी है वो डेल के पीसी केसेस है। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर हैं, उन सारे ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर के जो पीसी केसेस होते हैं उन्हें प्रोप्रिएटरी केस कहा जाता है। क्योंकि इन केसेस के अंदर इन्हीं पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के मदरबोर्ड वगैरह फिट होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर ब्रांडेड कंप्यूटर का मदरबोर्ड फूक जाए और उसमें मदरबोर्ड लगाना है, तो कोई मार्केट से ओपन मदरबोर्ड आप लाकर नहीं लगा सकते। जब तक उसी सेम सीरीज का मदरबोर्ड आपको नहीं मिलता है, तब तक वो मदरबोर्ड उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में फिट नहीं होगा। इसी प्रकार से पावर सप्लाई भी नहीं फिट होगी। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब उस इस पर्टिकुलर केस के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर के ही सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर फिट किए जाएंगे। किसी अन्य मैन्युफैक्चरर का कोई कंपोनेंट आप लाके फिट करना चाहेंगे तो वो फिट ही नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? सर। तो यहां पर हमारा पीसी केस खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई किसे कहते हैं? जैसा कि हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि कंप्यूटर के अंदर इतने सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं और वो सारे के सारे कंपोनेंट बिना पावर के नहीं चल सकेंगे। तो पावर सप्लाई कहते हैं किसको है? द कंप्यूटर कंपोनेंट्स वुड नॉट बी एबल टू ऑपरेट विदाउट पावर, मतलब कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट्स है बिना पावर के नहीं चल सकेंगे। सो इसलिए अ डिवाइस इन द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड दिस पावर इज द पावर सप्लाई। इसलिए कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसे पावर सप्लाई कहते हैं, और ये पावर सप्लाई कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब आगे लिखा है, अ पावर सप्लाई कन्वर्ट 110 220 240 वोल्ट एसी इनटू डीसी वोल्टेजेस दैट्स अ कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट। पावर सप्लाई का काम क्या है? आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कॉलेजेस में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, चाहे वो 110 आ रही है, 220 आ रही है, 240 आ रही है, उस पूरे के पूरे पावर सप्लाई को, वो जितनी भी पावर आ रही है वो सारी एसी आ रही है, अल्टरनेट करंट। और उस पूरे के पूरे अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए ये पर्टिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो मुख्य रूप से आपसे कोई कोई पूछे एक शब्द में पावर सप्लाई बताओ, तो पावर सप्लाई इज यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी वोल्टेज। इट इज यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। बस इतना ही है इसका मुख्य रूप। और जब ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जैसे आपके आपके घर में, इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में 220 या 240 वोल्ट एसी आ रहा है, और जब उसको डीसी बनाएगा तो इतने सारे वोल्टेजेस बनाता है डीसी में। तो डीसी में जब ये पावर सप्लाई कन्वर्ट करेगी तो +5 वोल्ट डीसी बनाएगी, -5 वोल्ट डीसी बनाएगी, +12 वोल्ट डीसी बनाएगी, -12 वोल्ट डीसी बनाएगी, +3.3 वोल्ट डीसी बनाएगी और +5 वोल्ट डीसी स्टैंड बाय पावर बनाएगी। इतने सारे वोल्टेजेस में कन्वर्ट करेगी पूरे 240 या 220 एसी को। तो पावर सप्लाई का मुख्य कार्य है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। आगे चलते हैं। पावर सप्लाई को एसएमपीएस भी बोला जाता है। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके गतिविधि के आधार पर इसका नेम परिवर्तन किया गया है। स्विच मोड, स्विच का मतलब होता है बांटना या परिवर्तित कर देना बेसिकली। तो एसी करंट को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देती है, मतलब एक पूरे सिंगल मोड एसी को, मतलब 220 या 240 वोल्ट एसी को बहुत सारे डीसी वोल्टेज में विभाजित करती है। स्विच का मतलब विभाजित करना या बांटना होता है। तो जब एक सिंगल मोड एसी को मल्टी मोड डीसी में विभाजित करेगी तो इसकी गतिविधि के आधार पर इसको एसएमपीएस भी बोला गया है।
यदि आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय दिस एमपीएस, तो आप कंफ्यूज ना हो, वो पावर सप्लाई ही पूछ रहा है आपसे, तो पावर सप्लाई की ही डेफिनेशन आपको बतानी होगी। क्लियर है? ओके। पावर सप्लाई में मुख्य रूप से ये दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है ट्रांसफार्मर, दूसरा है डायोड्स। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन टॉपिक है, आप सबने इसके Yes, sir. बारे में बहुत डीप सुना है पहले भी, तो एक बार मैं आपको ब्रशअप दे रहा हूं कि कहीं कुछ आपको मिस हो रहा हो तो वो क्लियर होता चले। तो कंप्यूटर बेसिकली पावर सप्लाई के अंदर दो मुख्य कंपोनेंट लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर और डायोड। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने का काम करता है, यदि विद्युत ज्यादा आ रही तो कम करेगा, कम आ रही तो ज्यादा करेगा। तो ट्रांसफार्मर का काम ये होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का। और डायोड्स का काम होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करने का। तो आप दो शब्दों में समझ लें, ट्रांसफार्मर इज यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज परफॉर्म जस्ट लाइक अ स्टेप एंड अ स्टेप डाउन। ये परफॉर्मेंस देता है स्टेप और स्टेप डाउन के तहत, जब वोल्टेज कम आ रहा है तो बढ़ाएगा, ज्यादा आ रहा है तो घटाएगा। डायोड्स का काम है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो डायोड जो है एसी को डीसी में परिवर्तित कर देगा, ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेगा। आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई में मुख्य रूप से चार प्रकार के पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सबसे पहला फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर, दूसरा है एटी सिस्टम कनेक्टर, तीसरा है एटीएक्स, चौथा है स्टैंडर्ड पेरिफेरल पावर कनेक्टर। ध्यान रहे स्टार्टिंग के दो पावर कनेक्टर बंद हो गए क्योंकि इससे संबंधित डिवाइसेस भी बंद हो गई। मार्केट में फ्लॉपी ड्राइव नहीं आ रहा है, मार्केट में अब एटी मदरबोर्ड नहीं आ रहा है, तो ऊपर के दोनों पावर पावर कनेक्टर अब वर्थलेस है। नीचे के दोनों पावर कनेक्टर चल रहे हैं, 3 और 4 चल रहा है, 1 और 2 मार्केट से जो है वो फ्लश आउट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लॉपी कुछ इस प्रकार से, फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर इस प्रकार से आता था। मुख्य रूप से 4 पिन का पावर कनेक्टर होता था और इसका काम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को पावर देना होता था। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पहले हम एज अ डेटा ट्रेवलर के रूप में यूज करते थे। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डेटा स्थानांतरित करना था तो हम फ्लॉपी ड्राइव का इस्तेमाल करते थे, और उस फ्लॉपी ड्राइव को पावर देने के लिए इस फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर का इस्तेमाल करते थे। 4 पिन का कनेक्टर होता था, इसमें 4 वायर जाती थी, एक रेड कलर की, एक येलो कलर की, और रेड के साथ ब्लैक एक और येलो के साथ ब्लैक एक। चूंकि ये प्लस प्लस मोड में होते थे तो इनके साथ अर्थिंग जरूर लगा रहता था। 0 वोल्ट डीसी जो है ब्लैक कलर के वायर में फ्लो होता था। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, +5 वोल्ट डीसी कैरिड ऑन द रेड वायर, +5 वोल्ट डीसी लाल कलर के वायर में फ्लो होता था, +12 वोल्ट डीसी कैरिड ऑन द येलो वायर। तो +12 वोल्ट डीसी येलो वायर में फ्लो होता था, और साथ में दो ब्लैक ग्राउंड वायर लगे होते थे ब्लैक ब्लैक कलर के, एक रेड के साथ और एक येलो के साथ। तब जाके सर्किटरी कंप्लीट होती थी और पावर कंप्लीट हो जाता था। तो मुख्य रूप से फ्लॉपी ड्राइव पावर कनेक्टर मार्केट में यूज नहीं है, क्योंकि फ्लॉपी बंद हो गई तो कनेक्टर भी बंद हो गए। फ्लॉपी ड्राइव कुछ इस प्रकार से दिखती थी, और इसके द्वारा हम पहले डेटा ट्रैवलिंग करते थे। जब हमारे पास पेन ड्राइव जैसा ऑप्शन नहीं था तो हम फ्लॉपी के द्वारा ही डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे स्थानांतरित किया करते थे। अब पेन ड्राइव आ गई है, इसके बाद तो सीडी डीवीडी आई, उसके बाद पेन ड्राइव आई, तो आज के में पेन ड्राइव का इस्तेमाल हो रहा है, सीडी डीवीडी भी बंद हो गई है। तो फ्लॉपी तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो बट आपके सिलेबस में है चीजें, तो आप देखते चलो फ्लॉपी ड्राइव इस प्रकार से दिखते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है एटी सिस्टम कनेक्टर। हमने पहले भी पढ़ा कि 6 6 पिन के दो सेपरेट पावर कनेक्टर होते, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, 6 6 पिन के दो अलग अलग पावर कनेक्टर पाए जाते हैं, और इन पावर कनेक्टर को सीधे एटी मदरबोर्ड पर लगा दिया जाता था और एटी मदरबोर्ड को पावर दिया जाता था। नीचे एक शब्द में मैंने यहाँ दिखा दिया है, इट इज ऑल्सो नॉट इन यूज, मतलब ये पावर कनेक्टर अब यूज में नहीं है। इसका मतलब है कि अब ये मदरबोर्ड बंद हो चुका है, और जब ये मदरबोर्ड बंद हो गया तो इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर का भी इस्तेमाल अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कनेक्टर आप कुछ इस प्रकार से एटी मदरबोर्ड दिखता था मार्केट में, आप ध्यान से देखिए एटी मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखता था। और यहाँ पर जो पावर कनेक्टर दर्शाया गया है, ये देखो, जो 6 6 पिन के दो पावर कनेक्टर दिखाए गए हैं, यहाँ पर सीधे ये सप्लाई वाले कनेक्टर लग जाते थे। बट अब एटी मदरबोर्ड मार्केट में है नहीं, तो अभी इस पर्टिकुलर कनेक्टर का भी इस्तेमाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पर्टिकुलर पावर कनेक्टर आज की डेट में 100% यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये लेटेस्ट जमाने का पावर कनेक्टर है। और आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है वो सारे एटीएक्स मदरबोर्ड बिक रहे हैं, और इन एटीएक्स मदरबोर्ड को पावर देने के लिए 20 पिन या 24 पिन का पावर कनेक्टर इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसे एटीएक्स पावर कनेक्टर कहते हैं। एटीएक्स एक मदरबोर्ड है जिसका नाम होता है एटीएक्स, और एटीएक्स का पूरा नाम होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। मुख्य रूप से ये पावर कनेक्टर आज की डेट में मार्केट में पाया जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर का इस्तेमाल लेटेस्ट वाले मदरबोर्ड में एटीएक्स को पावर देने के लिए किया जाता है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके का पावर कनेक्टर होता है और सीधे मदरबोर्ड पर लगा दिया जाता है और मदरबोर्ड को पावर देना स्टार्ट कर देता है।
ATX मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार से मार्केट में दिखता है जो भी आ रहा है, और यहाँ पर ये जो पावर कनेक्टर है वो ATX पावर कनेक्टर है। वो तो 20 पिन या 24 पिन का जो पावर कनेक्टर है वो इसी पर्टिकुलर पोर्ट पर लगा दिया जाता है। और साइड में एक 4 पिन का देख रहे हैं, ये 4 पिन का पावर कनेक्टर अलग से एक्स्ट्रा 12 वोल्ट कैरी करता है, जो CPU को पावर देने के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। यदि ये कनेक्टर आप कहीं मिस कर दें, लगाना भूल जाए, तो आपका CPU डेड रहेगा, मतलब कंप्यूटर डेड रहेगा, चलेगा नहीं जब तक ये कनेक्टर ना लगा दिया जाए। तो आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये 20 पिन या 24 पिन का पावर कनेक्टर जिसे ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर के ऊपर ATX वाला ये पोर्ट लगा देते हैं और हम ATX मदरबोर्ड को पावर इस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट में आता है मोलेक्स पावर कनेक्टर। हमें पता है कि आज की डेट में जो भी स्टोरेज डिवाइसेस आ रही है वो सारी साटा आ रही हैं। तो साटा से पहले एक डिवाइस आती थी जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते थे, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, CD और DVD। ये तीनों ही पहले मोलेक्स वाले आते थे। तो मोलेक्स वाले CD, DVD और हार्ड डिस्क में ये 4 पिन का पावर कनेक्टर लगता था। अब हमारे पास जितने भी पावर कनेक्टर आ रहे हैं सारे साटा आ रहे हैं। ये मोलेक्स भी बंद हो गया एक तरीके से, आप ऐसा समझ चले ये मोलेक्स बंद हो गया। पर पावर सप्लाई में अभी भी आपको देखने को मिलेगा ये वाला कनेक्टर, बट आराम आराम से ये पावर कनेक्टर पूरी तरीके से मार्केट से बंद हो रहा है। इसकी जगह पे जो रिप्लेस हो रहा है वो है साटा। तो यहाँ पे लिखा गया है मोलेक्स कनेक्टर फॉर ओल्डर पेरिफेरल। जितने भी ओल्डर हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD और DVD यूज किया करते थे पहले, उनको पावर देने के लिए 4 पिन का पावर कनेक्टर इस्तेमाल में लिया जाता था, जिसे हम मोलेक्स कनेक्टर कहते थे। अब आज के जमाने का ये वाला पावर कनेक्टर है जिसे हम साटा पावर कनेक्टर कहते हैं। और इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर के आधार पर आज के जमाने की जितनी भी हार्ड ड्राइव आ रही हैं, या फिर आज के जमाने की जितनी भी SSDs आ रही हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, उनको पावर देने के लिए इस पर्टिकुलर पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है साटा पावर कनेक्टर। क्लियर टू एवरीवन? साटा। अगला है 4 पिन और 8 पिन का पावर कनेक्टर। यही मैं बात कर रहा था मदरबोर्ड पे। ये 4 पिन का पावर कनेक्टर मदरबोर्ड पे लगा दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पावर कनेक्टर स्पेशली मदरबोर्ड को नहीं, मदरबोर्ड के ऊपर जो CPU लगा होता है उसको स्पेशली पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा ओल्ड हो गया, ये लेटेस्ट के पावर कनेक्टर है। तो कुल मिला के 4 पिन और 8 पिन का पावर कनेक्टर पाया जाता है। खास करके ये CPU कनेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनका काम CPU को ही पावर देना होता है। यहाँ पर पावर सप्लाई हमारी खत्म हो जाती है। अगला आता है मदरबोर्ड। हमारे पास अभी 7 मिनट्स लेफ्ट में है, तो हम मदरबोर्ड भी फिनिश ही कर देते हैं। मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक। मदरबोर्ड, हेलो, यस सर। मदरबोर्ड को हम मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ध्यान रहे, ये कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम बोर्ड, तो आप ये समझ लिए कि वो मदरबोर्ड ही बोल रहा है। तो मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। मदरबोर्ड होता क्या है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक तरीके से रीढ़ की हड्डी जैसा कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं, इसलिए इसको स्पाइन ऑफ द कंप्यूटर कहा गया है। मुख्य रूप से ये फाइबर ग्लास की मेटल शीट का बना होता है, कंप्यूटर के बॉटम में या साइड में लगा होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग और भाग कहा जाता है, चूंकि इससे ही सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। ये पूरी डेफिनेशन है आपकी। द स्पाइन ऑफ द कंप्यूटर इज द मदरबोर्ड, मतलब मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसे रीढ़ की हड्डी मत बोल देना, मतलब रीढ़ की हड्डी जैसा एक्टिविटी करता है इसलिए रीढ़ की हड्डी बोला गया है ना। और इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन फाइबर ग्लास। ये फाइबर ग्लास की मेटल शीट का बना होता है। पहले मैंने खूब डिस्कस किया इसके बारे में, इसलिए मैं थोड़ा अभी झटके से चल रहा हूं, ध्यान रखना। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन फाइबर ग्लास। तो फाइबर ग्लास एक मेटल शीट होती है जिसके ऊपर धाराएं और तरंगे फ्लो हो सकती हैं। तो ये कलर कोड मैटर नहीं करता, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ब्लू मैटर नहीं करता, किसी भी कलर का हो, कलर नहीं है, फाइबर ग्लास की मेटल शीट होती है। खास करके ये कंप्यूटर के बॉटम या साइड में लगा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसी से सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? सर डेफिनेशन रटने का काम आपका है। सो प्लीज, मदरबोर्ड अपनी बनावट और संरचना के आधार पर 2 भागों में विभाजित किए गए हैं, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। अब आप समझ तो गए होंगे, 2 नाम है इसके, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। आपसे कोई पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड, तो आप बता देंगे इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। अब इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में मुख्य रूप से, ध्यान से समझिए एक शब्द में, मुख्य रूप से यदि किसी भी पर्टिकुलर मदरबोर्ड पर ऑडियो का पोर्ट, वीडियो का पोर्ट और नेटवर्क का पोर्ट यदि मदरबोर्ड से जुड़ी जुड़ाई अवस्था में आ रहा है, मतलब फिक्स्ड फॉर्म में आ रहा है,
तो ऐसा मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाता है। ध्यान रहे, इन द इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड ऑडियो वीडियो एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड और फिक्स्ड एज अ फॉर्म ऑफ आईसी ऑन द मदरबोर्ड सर्किट। मतलब मदरबोर्ड की सर्किट पे जुड़ी जुड़ाई अवस्था में आए तो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाए। कौन कौन से पोर्ट? ऑडियो का पोर्ट जहां साउंड जोड़ते हैं, वीडियो का पोर्ट जहां डिस्प्ले जोड़ते हैं, नेटवर्क का पोर्ट जहां से नेटवर्किंग की जाती है। जो व्हाइट बॉक्स से केबल निकल के आ रही कंप्यूटर के पीछे लग रही है, वो केबल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में लग रही है, और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यही है ऊपर के दोनों में जहां मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड किसे कहते हैं बंधु? नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पहले आते थे, अब आज की डेट में 100% इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड आ रहे हैं। ध्यान रहे, तो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में क्या होता था? पोर्ट जुड़े जुड़ाए होते थे। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में कहीं साउंड का पोर्ट नहीं है, या वीडियो का पोर्ट नहीं है, या नेटवर्क का पोर्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से कार्ड लगाने की आवश्यकता पड़ती थी। यदि आप किसी भी कंप्यूटर में अलग से किसी कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी के लिए कार्ड लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे मदरबोर्ड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहे जाते हैं। खास करके ऑडियो का कार्ड, वीडियो का कार्ड और नेटवर्क का कार्ड यदि आप लगा रहे हैं, तो ऐसे मदरबोर्ड नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहलाते थे। अब ये नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड नहीं आ रहे हैं। पीरियड में जो मदरबोर्ड वो इंटीग्रेटेड कम नॉन इंटीग्रेटेड आ रहे हैं। मतलब सारे पोर्ट यहाँ ऑडियो वीडियो नेटवर्क के पोर्ट यहाँ मदरबोर्ड पर ऑलरेडी लगे लगाए जाएंगे, और साथ में एक्सपेंशन स्लॉट भी आते हैं। तो यदि ये कंपोनेंट कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब हो गए या फूक गए, तो उनके कार्ड आप अलग से लगा के उसको यूज में ले सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बोलते चलेंगे भैया सारे लोग। अब यस ध्यान सर, से क्लियर। समझो, मदरबोर्ड के ऊपर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें ऑनबोर्ड कंपोनेंट्स कहा जाता है। ऑनबोर्ड कंपोनेंट्स की लिस्ट में सबसे पहला है एक्सपेंशन स्लॉट, दूसरा है मेमोरी स्लॉट, तीसरा है सीपीयू सॉकेट या प्रोसेसर सॉकेट, चौथा है ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर, अगला है ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर, अगला है बायोस चिप, अगली है सीएमओएस बैटरी, अगला है नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज चिपसेट, अगला है ऑनबोर्ड बसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। यदि आपसे कोई पूछे कि मदरबोर्ड पर मुख्य रूप से कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो आप कार्ड लेवल पे इन सारे कंपोनेंट का नेम लेंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंशन स्लॉट, मेमोरी स्लॉट, सीपीयू सॉकेट, ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर, ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर, बायोस चिप, सीमोस बैटरी, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज चिपसेट, ऑनबोर्ड बसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ध्यान रहे, ये वाले एक्सपेंशन स्लॉट है, ये 3 कलर के व्हाइट और ये 1 कलर का ब्राउन, इन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। इन्हें बोलते हैं मेमोरी स्लॉट। एक स्लॉट पे रैम लगी है, दूसरा खाली है, ये है सीपीयू सॉकेट, ठीक है। और ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर, ये रहा ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर जहां से मदरबोर्ड पावर रिसीव करता है। ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर, यहाँ है, ये आईडी कनेक्टर है, थोड़ा ओल्ड मॉडल का डिस्क ड्राइव कनेक्टर है, बट है तो है ही। इसे बोलते हैं आईडी कनेक्टर। पहले हार्ड ड्राइव और सीडी डीवीडी यहीं से जुड़ती थी, अब साटा कनेक्टर आने लगे हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया पहले। ऑनबोर्ड और ये रही बायोस चिप, ये रही सीएमओएस बैटरी, ये रहा नॉर्थ ब्रिज और ये रहा साउथ ब्रिज। ऑनबोर्ड बसेस, मदरबोर्ड के ऊपर जो लाइन लाइन धारियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा तरंगे फ्लो होती हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, उन्हें ऑनबोर्ड बसेस बोलते हैं। और ये सारे ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स हैं। क्लियर टू एवरीवन? सर। एक्सपेंशन स्लॉट, मेमोरी स्लॉट, सीपीयू सॉकेट, बायोस चिप, सीएमओएस बैटरी, ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर, ऑनबोर्ड पावर कनेक्टर, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज, ऑनबोर्ड बसेस, ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दर्शाए गए हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे सारे कंपोनेंट पिक्चर के माध्यम से दिखाए गए हैं। तो आज हमने रिवीजन सारे कंपोनेंट का ऑलमोस्ट ले लिया है, बस एक्सपेंशन स्लॉट और अडेप्टर कार्ड का रह गया होगा। क्लियर है? यस सर। आप सभी लोग को सारी थ्योरी लर्न कर लेनी है बाबूजी, सारी थ्योरी आप सभी लोग लर्न कर लेंगे, इसके बाद ही हम आगे सफलतापूर्वक चल सकते हैं। तो कल हम नए सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा अगला विषय होगा मेमोरी स्लॉट। तो कल मेमोरी स्लॉट पे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। क्लियर? सर। आप लोग थ्योरी पे विशेष ध्यान रखें, बहुत मजा आने वाला है, बट आराम आराम से, टेंशन ना लें।